हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में हम लोग उस एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में एक ही पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था, यानी कि एक ही पार्टी रूल किया करता था, एक ही पार्टी का गवर्नमेंट हुआ करता था। एंड वो कौन सा पार्टी है? दैट वाज द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का ही रूल हुआ करता था, हमारी कंट्री को कांग्रेस पार्टी ही गवर्न किया करता था। इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन होते हैं, लगातार 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही जीतती हुई आ रही थी। 1952 से लेकर 1967, इस टाइम पीरियड के बीच में हमारी कंट्री में 3 जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है एंड तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही लगातार जीतती हुई आ रही थी। इस चैप्टर में हम लोग उसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस टाइम पीरियड में जो कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया था उसका डोमिनेंस हुआ करता था हमारी कंट्री में। बट इसको पढ़ने के साथ साथ हम इस चैप्टर में हमारी नेशन बिल्डिंग का जो सेकंड चैलेंज था दैट वाज टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, उस चैलेंज के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का जो पहला चैप्टर था दैट वाज द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उस चैप्टर में हम लोगों ने 3 तरीके के चैलेंजेस के बारे में जाना था जो कि हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन यानी कि इंडिया को फेस करना था। पहला चैलेंज था कि हमें अपने कंट्री को यूनाइट करना था। दूसरा चैलेंज ये था कि हमें अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था एंड तीसरा चैलेंज ये था कि हमें अपने कंट्री में डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना था। जो पहला चैलेंज था टू यूनाइट आवर नेशन, उस चैलेंज को किस तरीके से हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने ओवरकम किया, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया है। हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हम लोग सेकंड चैलेंज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है। एंड जो थर्ड चैलेंज है, थर्ड चैलेंज के बारे में हम लोग अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि आखिर इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिस टॉपिक का नाम है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में हमारे कंट्री के लीडर्स को चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि डेमोक्रेसी होता क्या है। बचपन से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं वे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वे लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग। अगर हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है दैट मीन्स कि हमें अपने कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना पड़ेगा, वो भी फ्री एंड फेयर तरीके से। इस टॉपिक में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से पहले जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है एंड फर्स्ट इलेक्शन को कंडक्ट करने में हमारी कंट्री के लीडर्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है, यानी कि किस तरीके से हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में भी पढ़ेंगे एंड विद दिस हम लोग इस चैप्टर में अपोजिशन पार्टीज के इमर्जेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें लास्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। एज आई हैव सेड कि आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो बुक है, इस बुक में फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड चैप्टर है वो एक दूसरे के साथ ही लिंक है। इसीलिए सेकंड चैप्टर में हमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है ताकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को सेकंड चैप्टर के साथ अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए। हमारा जो पहला चैप्टर था दैट वाज द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया था वो किस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न होता है, किस डिफिकल्ट सिचुएशन में बॉर्न होता है। हमारी कंट्री को जैसा ही इंडिपेंडेंस मिलता है, इंडिपेंडेंस के साथ ही साथ हमारी कंट्री का पार्टीशन
भी हो जाता है। सो पार्टीशन जैसा जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस था, सो उस सिचुएशन में हमारे कंट्री का जन्म हुआ था। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था। सो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह भी पता लगता है कि हमारा जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, सो उस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में हमारी कंट्री को कौन से सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़े। हमारी कंट्री के सामने जैसे इंडिपेंडेंस होता है, सो हमारी कंट्री के सामने कौन से न्यू चैलेंजेस थे या फिर कौन से सीरियस चैलेंजेस थे। सो एज आई सेड कि पहला चैलेंज था कि हमें अपने कंट्री को यूनाइट करना था। हमारी कंट्री में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो सारे ही प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना था, इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना था। साथ ही साथ हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट थे, सो उन सारे स्टेट की बाउंड्रीज को भी हमें रीऑर्गेनाइज करना था। सो ये जो पहला चैलेंज था कि किस तरीके से हम अपने कंट्री को यूनाइट करें, सो पहले चैलेंज के बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया। जो सेकेंड चैलेंज था कि हमें अपने कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है, सो उस चैलेंज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड जो तीसरा चैलेंज है वो है कि हम अपने कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट को इंश्योर करें। सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इन तीनों ही तरीके के चैलेंजेस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। सो नाउ इस चैप्टर में हम लोग सेकंड चैलेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारे लीडर्स ने सेकंड चैलेंज को किस तरीके से ओवरकम किया ना। नेक्स्ट हमें वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में बता रखा है, यानी कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, सो उस टाइम पीरियड के दौरान वर्ल्ड में कैसा सीन चल रहा था। सो वो जो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, सो वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के दौरान ना सिर्फ इंडिया बल्कि और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलता है। सो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, सिमिलरली हमारे वर्ल्ड में और भी कई सारे ऐसी कंट्रीज थी, पुअर कंट्रीज थी, जिन सारे कंट्रीज में दूसरे जो यूरोपियन कंट्री थे वो लोग रूल किया करते थे। सो वो जो पूरा टाइम पीरियड था फ्रॉम 1940s टू 1950s, सो उस पूरे ही टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के अलावा और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलता है। सो जिस तरीके से इंडिया को अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़े, सिमिलरली अलग अलग कंट्रीज को भी दूसरे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो इन सारे सीरियस चैलेंजेस को फेस करने के लिए दूसरे कंट्रीज के जो लीडर्स थे, सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने कंट्री में अभी डेमोक्रेसी को एफर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। सो दूसरे कंट्री के लीडर्स के लिए उनका जो नेशनल यूनिटी था, यानी कि अपने नेशन को यूनाइट करके रखना, सो ये उनका पहला प्रायोरिटी था। एंड उनको ये लगता था कि अगर इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करेंगे, सो डेमोक्रेसी के कारण हमारी कंट्री में डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। सो दूसरे कंट्री के लीडर्स ने ये सोचा कि अगर हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करते हैं, सो एज आई सेड कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें फ्री एंड फेयर तरीके से लोग वोटिंग को करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। सो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई सारे अपोजिशन पार्टीज होते हैं एंड अलग अलग अपोजिशन पार्टी पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, पावर के लिए कन्फ्लिक्ट करते हैं। सो इसीलिए दूसरे कंट्री के लीडर्स ने यह सोचा कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद अगर हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करते हैं, इसकी वजह से हमारी कंट्री में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, इसकी वजह से हमारी कंट्री में डिफरेंसेस हो सकता है एंड इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जो नेशनल यूनिटी है वो अफेक्टेड होगा। सो इसी वजह से दूसरे कंट्री के जो लीडर्स थे, सो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को अभी एफर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए उस टाइम पीरियड के दौरान ऐसे कई सारे कंट्रीज थे जिन सारे कंट्रीज को भी इंडिया की तरह ही कॉलोनाइजेशन से फ्रीडम मिला था, बट फ्रीडम को गेन करने के बाद भी, इंडिपेंडेंस को गेन करने के बाद भी उन सारी कंट्रीज ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को एक्सपीरियंस किया, यानी कि उन सारे कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया। सो नॉन डेमोक्रेटिक रूल की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सो उसमें कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सो इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे ऐसी कंट्रीज थी जिन सारे कंट्रीज में नॉमिनल डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र ही डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया गया, यानी कि उन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा गया कि ये जो कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इन प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी को नहीं लाया गया। उन सारी कंट्रीज में एक ही लीडर का कंट्रोल होता था, एक ही लीडर पूरे ही कंट्री के ऊपर रूल किया करते थे। इसके अलावा कई सारे ऐसी कंट्रीज थी जिन सारे कंट्रीज में वन पार्टी रूल आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का रूल आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना। सो चाइना में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वही रूल
करता है। इसके अलावा कई सारे ऐसी कंट्रीज थी जिन सारी कंट्रीज में इंडिपेंडेंस के बाद डायरेक्ट आर्मी रूल आ गया, यानी कि मिलिट्री रूल आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बारे में भी हम लोग दूसरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में मिलिट्री रूल आ जाता है। हर एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में जब भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, यानी कि जब भी नॉन डेमोक्रेटिक रूल, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक रूल की शुरुआत होती है, हमेशा शुरुआत के टाइम पीरियड में ये प्रॉमिस किया जाता है कि जल्दी ही हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करेंगे। बट एक बार अगर किसी भी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक रूल को स्टेबलाइज कर दिया जाता है, एक बार अगर किसी भी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर दिया जाता है, देन उस कंट्री में उस गवर्नमेंट को चेंज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये हमने वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में जाना कि जिस टाइम पीरियड में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम पीरियड के दौरान दूसरे जो कंट्रीज थे जिनको भी इंडिपेंडेंस मिला, उन सारी कंट्रीज में क्या सिचुएशन था। ना नेक्स्ट हमें इंडिया के सिनेरियो के बारे में बता रखा है कि इंडिया में क्या सिचुएशन था। इंडिया का जो कंडीशन था वो भी कुछ डिफरेंट नहीं था, यानी कि जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, सिमिलरली इंडिया को भी जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अपने अपने सीरियस चैलेंजेस को फेस करना था। इंडिया का जो कंडीशन था वो भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया। बट हमारा जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया था, हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक डिफिकल्ट पाथ को चूज करेंगे। दैट मीन्स कि हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को ही स्टेबलाइज करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जब हम लोग फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जब हमारी कंट्री में नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था, उसी टाइम पीरियड के दौरान लोगों के माइंड में ही था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को ही स्टेबलाइज करेंगे। ऑलमोस्ट हर एक जो लोग थे, जो सिटीजन थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एग्री किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को ही स्टेबलाइज करना है। कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ ही कनेक्टेड था, डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ ही अटैच था। इसीलिए हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना ही करना था। साथ ही साथ हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिक्स का जो रोल होता है, इसके बारे में लीडर्स को पता था। लीडर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते थे। हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे वे लोग पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम नहीं समझते थे, बल्कि पॉलिटिक्स को वो एक तरीका समझते थे जिसके द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। हमारे लीडर्स का ये मानना था कि कोई भी जो सोसाइटी होता है, कोई भी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके ऊपर किस तरीके से गवर्न किया जाए, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। दैट मीन्स कि हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी को ही स्टेबलाइज करना चाहिए, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा ही जो कॉमन पीपल होते हैं वे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, वे लोग इस चीज को डिसाइड करें कि आखिर उनको किस तरीके से गवर्न होना है, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। जब भी हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, उसमें कंपटीशन एंड पावर, ये दो सबसे विजिबल थिंग होता है। यानी कि पॉलिटिक्स को हम कहते ही है दैट इट इज द स्ट्रगल फॉर पावर। पावर के लिए ही पॉलिटिक्स स्ट्रगल होता है, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जब भी हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कंपटीशन एंड पावर, ये पॉलिटिक्स का दो विजिबल थिंग होता है। बट उसके साथ साथ अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया है, उस कंट्री में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगा, उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो मेन पर्पस होगा वो होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट को हमें डिसाइड करना है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट को ही हमें परस्यू करना है। यानी कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो भी पॉलिटिक्स होता है, जो भी राजनीति होता है, उसमें लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, देन लोगों के पास ये राइट है कि 5 साल के बाद वो उन सारे पॉलिटिकल लीडर्स को उनके पोजीशन से रिमूव कर दे। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पॉलिटिक्स होता है, चाहे उस पॉलिटिक्स में जितना इसीलिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होता है, वो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हमारे लीडर्स ने इसी रास्ते को इसीलिए एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होता है, वो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इसी रास्ते को चूज करेंगे, यानी कि हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को ही स्टेबलाइज करेंगे, हम अपने कंट्री में लोगों को वोटिंग राइट्स देंगे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन को स्टेबलाइज किया जाता है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। जब ये डिसाइड कर ही लिया जाता है कि हम अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करेंगे, देन उसके लिए सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम अपने कंट्री में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं। इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए ही एक कमीशन को स्टेबलाइज किया गया था, दैट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
सो एज वी नो कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो 26 नवंबर 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लीडर्स के द्वारा साइन किया गया एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया गया, इंप्लीमेंट करवाया गया। सो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा गया कि आखिर हमारी कंट्री में किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा गया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन ही बनेगा। सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री को बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल किया जा रहा था। सो इंटरिम गवर्नमेंट क्या था? सो ये बेसिकली टेम्पोररी गवर्नमेंट था। सो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था ताकि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलेगा सो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद तो हम अपने कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। सो इसीलिए जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला एंड जब तक पहला जनरल इलेक्शन नहीं हुआ सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री को इंटरिम गवर्नमेंट ही रूल किया करता था, जो कि एक टेम्पोररी गवर्नमेंट था। सो 1950 में जब फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया गया सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे सो उन्होंने ये सोचा कि अब वो राइट टाइम आ चुका है जिस टाइम में हमें अब हमारे कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है। सो अब वो टाइम आ चुका है जिस टाइम पीरियड में हमें अपने कंट्री में पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना है, इंस्टॉल करना है। सो इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने अब ये सोचा कि जब फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पार्टीशन भी हो गया, पार्टीशन का जो पूरा सिचुएशन था वो अब नॉर्मल भी हो चुका है, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट को हमने इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट भी कर लिया है एंड स्टेट के जो बाउंड्रीज थे उसको भी रीऑर्गेनाइज कर लिया है एंड फाइनली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो चुका है। सो अब वो राइट टाइम आ चुका है जिस टाइम पीरियड में अब हमें अपनी कंट्री में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिकली इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है। अब वो राइट टाइम आ चुका है जिस टाइम पीरियड में अब हमारे कंट्री में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक रूल एंड रेगुलेशन को लेट डाउन किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमारी कंट्री में किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो पूरा जो प्रोसीड्योर था सो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे ही प्रोसीड्योर को लिखा गया। सो जो मशीन था वो तो रेडी हो चुका था, अब हमें मशीन को प्लेस में लाना था, यानी कि सब कुछ मैथड वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ रेडी हो चुका था एंड नाउ अब हमें उस मैथड को इम्प्लीमेंट करना था। सो इस मैथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया इन जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया एंड हमारे इलेक्शन कमीशन के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इलेक्शन कमीशन के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सो हमारी कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन था वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 1950 में ही हो जाएगा, यानी कि 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, 1950 में ही इलेक्शन कमीशन को भी बनाया गया। साथ ही साथ लीडर्स का या फिर दूसरे जो सिटीजन थे उनका यही मानना था कि 1950 में ही इलेक्शन को भी हेल्ड कर दिया जाएगा, हमारा जो पहला इलेक्शन होगा वो भी 1950 में ही हो जाएगा। सो ये लोगों के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था, बट फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना इतना भी ज़्यादा ईजी प्रोसेस नहीं था। सो नाउ नेक्स्ट हम उन्हीं सारे चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। सो 1950 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारी कंट्री में इलेक्शन होगा, बट फाइनली 1952 में हमारी कंट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है। सो आखिर 2 साल लेट क्यों हो जाता है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में? सो नाउ अब हम उन्हीं सारे रीजंस के बारे में, उन्हीं सारे चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा। सो 1950 में जब इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया सो इलेक्शन कमीशन ने यह डिस्कवर किया कि इंडिया जैसे इतने लार्ज एंड इतने वास्ट कंट्री में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाना एक इतना भी ज्यादा इजी प्रोसेस नहीं है। सो अगर हम लोग पहले चैलेंज की बात करें जो कि इलेक्शन कमीशन को फेस करना था, सो पहला चैलेंज ये है दैट होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डीलिमिटेशन, यानी कि अगर हमें अपने कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है देन सबसे पहले हमें अपने कंट्री में डीलिमिटेशन को करना पड़ेगा। सो व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हमें अपने कंट्री में चुनाव क्षेत्र के एरिया को ड्रॉ करना था, एरिया के बाउंड्रीज को ड्रॉ करना था। सो अगर किसी भी एरिया में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है सो उस एरिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन होते हैं वे लोग एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते हैं, बल्कि हर एक पर्टिकुलर एरिया को, हर एक स्टेट को सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, चुनाव क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है एंड उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वे लोग अपने अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं। सो
पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे ही एरिया को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। सो जो पहला टास्क था जो कि इलेक्शन कमीशन को पूरा करना था वो ये था कि पूरे ही कंट्री में हमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को ड्रॉ करना था। नाउ अगर हम लोग सेकंड चैलेंज की बात करें, सो इट आल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, यानी कि अगर हमें अपने कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाना है देन सबसे पहले हमें इलेक्टोरल रोल को भी प्रिपेयर करना है। नाउ व्हाट डज इलेक्टोरल रोल मीन? सो इट मीन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन एलिजिबल टू वोट, यानी कि हमें अपने कंट्री में वोटर लिस्ट को भी प्रिपेयर करना था जिसमें हर एक सिटीजन का नाम रहेगा जो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल है, यानी कि 18 प्लस के जितने भी सिटीजन है, चाहे वो मैन हो या फिर वेमेन हो, सो हर एक सिटीजन का नाम रहेगा इलेक्टोरल रोल में। सो हमारे कंट्री के लीडर्स ये तो डिसाइड करते हैं कि हम अपने कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे, हम अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, बट साथ ही साथ हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे वे लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी अडॉप्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, चाहे मैन हो या फिर वेमेन हो, सो हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। जिनका भी एज 18 प्लस होगा, सो हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट दिया जाएगा। सो ये भी एक बहुत ही रिस्की टास्क था, एक बहुत ही बोल्ड टास्क था। सो सेकेंड जो टास्क था जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को फुलफिल करना था वो ये था कि हमें अपने कंट्री में एक इलेक्टोरल रोल को भी प्रिपेयर करना था, यानी कि वोटर लिस्ट को भी प्रिपेयर करना था। सो ये जो सेकेंड टास्क था, सो इसको पूरा करने में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो जब हमारी कंट्री में पहला इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाता है एंड जब पहले इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाता है, सो उसमें ये डिस्कवर किया गया कि नियरली 40 लाख वुमेन का जो नाम था वो उस लिस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं था। एंड अगर उन सारे वुमेन का नाम उस लिस्ट में था भी, सो उन सारी वुमेन का जो खुद का नाम है वो इस लिस्ट में नहीं था, बल्कि अगर वो जो वुमेन है, अगर वो मैरिड है, देन उसका जो हस्बैंड का नाम है, सो हस्बैंड के नाम के साथ उनका नाम लिखा गया है, जैसे कि वाइफ ऑफ समवन, या फिर अगर वो जो वुमेन है वो अनमैरिड है, देन उसके फादर के नाम के साथ उनका नाम लिखा गया है, जैसे कि डॉटर ऑफ समवन। सो इस तरीके से वोटिंग लिस्ट में या फिर जो इलेक्टोरल रोल है उसमें वुमेन के नाम को इंक्लूड किया गया था। सो हमारे इलेक्शन कमीशन ने इन सारे एंट्रीज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। वुमेन का जिस तरीके से नाम लिखा गया था वोटिंग लिस्ट में, सो उस चीज को एक्सेप्ट करने से इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर दिया कि अगर पॉसिबल हो देन उसी लिस्ट को दोबारा से रिवाइज करो, एंड अगर जरूरी हो देन उस लिस्ट को डिलीट कर दो एंड दोबारा से एक न्यू इलेक्टोरल लिस्ट को प्रिपेयर करो, जिसमें हर एक वुमेन का जो खुद का नाम है, सो खुद का नाम में लिखा जाना चाहिए, ना कि वाइफ ऑफ समवन या फिर डॉटर ऑफ समवन लिखा जाना चाहिए। सो विद दिस हमने थर्ड चैलेंज के बारे में भी जान लिया। ना अगर हम लोग फोर्थ चैलेंज की बात करें, सो इंडिया जैसे कंट्री में फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करना, सो ये एक मेहनत एक्सरसाइज था, यानी कि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क था। सो इंडिया जो कि एक इतना वास्ट नेशन है, जो कि एक इतना लार्ज नेशन है, साथ ही साथ इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। सो इंडिया जैसे इतने वास्ट नेशन में पहली बार जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करना, जनरल इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करना, सो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क था, एक बहुत ही हार्ड टास्क था। सो वर्ल्ड में इससे पहले इतने ज़्यादा लार्ज स्केल में कभी भी इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करवाया गया था। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिस कंट्री में पहली बार इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। नाउ अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, यानी कि हमारे कंट्री में ऐसे 17 करोड़ पीपल थे, ऐसे 17 करोड़ सिटीजन थे जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल थे। दैट मीन्स कि उनका जो एज था वो 18 ईयर्स प्लस का था। सो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को हमारी कंट्री में लगभग 3200 एमएलएस को इलेक्ट करना था एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना था। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में जब पहले इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है, सो स्टेट इलेक्शन एंड सेंट्रल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन दोनों ही इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट करवाया जाता है। सो एज वी आर नो दैट कि हर एक स्टेट में स्टेट असेंबलीज होता है। सो स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को एमएलएस कहा जाता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में लगभग 3200 एमएलएस को इलेक्ट करना था। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में लोकसभा के भी इलेक्शन होते हैं। सो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को लगभग 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को भी इलेक्ट करना था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये अराइज होता है कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से सिर्फ और सिर्फ 15% ही ऐसे एलिजिबल वोटर्स थे जो कि लिटरेट थे, जो कि पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। दैट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन के सामने और एक चैलेंज क्या आता है और एक प्रॉब्लम क्या आता है कि इलेक्शन कमीशन को एक ऐसे स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग को चूज करना था जिसके थ्रू जितने भी इलिटरेट पर्सन है, जितने भी अनपढ़ लोग हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, सो वे लोग भी बहुत ही आसानी से वोट को कर सके। यानी कि इलेक्शन कमीशन को एक ऐसे मेथड ऑफ वोटिंग के बारे में सोचना है, एक ऐसे मेथड ऑफ वोटिंग को अडॉप्ट करना है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कुछ भी पढ़ना ना हो, कुछ भी लिखना ना हो, एंड वो लोग बहुत ही आसानी से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको चूज कर सके।
सो उस टाइम पीरियड में यानी कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जा रहा था, सो उस टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन ने लगभग 3 लाख ऑफिसर एंड पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया था टू कंडक्ट द इलेक्शन। सो जैसे कि हमारी कंट्री में पहली बार जनरल इलेक्शन हो रहा था, इतने लार्ज स्केल में पहली बार लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जा रहा था। सो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे लोगों को प्रॉपरली ट्रेन किया कि अच्छी तरीके से हमारे कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए। सो विद दिस हमने इलेक्शन कमीशन को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, सो इनके बारे में डिस्कस कर लिया। एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से 1950 में हमारी कंट्री में इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि 1952 में हमारी कंट्री में इलेक्शन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टास्क थे, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि इलेक्शन कमीशन को ओवरकम करना था ना। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे और चैलेंजेस की बात करें, सो उस टाइम पीरियड के दौरान जो हमारी कंट्री का साइज था एंड हमारी कंट्री में जितने भी इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोड यानी कि वे सारे लोग जो कि वोटिंग दे सकते हैं, जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे उन्हीं को इलेक्ट्रोड कहा गया है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री का जो साइज था या फिर हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन था, जो भी एलिजिबल वोटर्स थे, सो उनका जो पॉपुलेशन था, सो ये दो ही सिर्फ रीजन नहीं था जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो पहला इलेक्शन था वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल था, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था, बल्कि इसके साथ साथ हमारी कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन था वो एक बहुत ही बड़ा टेस्ट था फॉर डेमोक्रेसी इन अ पोर एंड इलिटरेट कंट्री। दैट मीन्स कि उस टाइम पीरियड में यही माना जाता था कि जितने भी प्रोस्पेरियस कंट्रीज है, जितने भी रिचर कंट्रीज है, सो सिर्फ और सिर्फ रिचर कंट्रीज में ही, प्रोस्पेरियस कंट्रीज में ही डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जैसे जो प्रोस्पेरियस कंट्री है जहां पे लगभग हर एक व्यक्ति लिटरेट होता है, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, सो ऐसे ही कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना चाहिए, ऐसे ही कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सो हमारी कंट्री में जो पहला जनरल इलेक्शन था, सो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक टेस्ट था, एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या पोर एंड इलिटरेट कंट्री में भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं। सो इसी वजह से हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारे वर्ल्ड में ऐसा और कोई भी कंट्री नहीं था जो कि पोर था, जो कि इलिटरेट था, बट पोर एंड इलिटरेट होने के बावजूद भी उन सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया है। सो इसीलिए हमारी कंट्री में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया एंड जब फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया गया, सो ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक टेस्ट था फॉर डेमोक्रेसी इन अ पोर एंड इलिटरेट कंट्री। एंड इसके साथ साथ उस टाइम पीरियड में कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज भी थे जिन सारे कंट्रीज में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। सो इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने ये सोचा कि हम अपने कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री में जितने भी सिटीजन है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, अगर उनका जो एज है वो 18 ईयर प्लस का है, देन उन सारे लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा। सो हमारी कंट्री में पहला जनरल इलेक्शन ना सिर्फ डेमोक्रेसी का टेस्ट था, डेमोक्रेसी का एक एक्सपेरिमेंट था, बट साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भी एक टेस्ट था, एक एक्सपेरिमेंट था। सो यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था विद द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो वो एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही रिस्की टास्क था। सो विद दिस हमने दूसरे तरीके के चैलेंजेस के बारे में भी जान लिया ना। नेक्स्ट हमें डिफरेंट ओपिनियन के बारे में बता रखा है। सो हमारी कंट्री में जो पहला जनरल इलेक्शन था, सो उस इलेक्शन को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। सो नेक्स्ट हमें अलग अलग लोगों के ओपिनियन के बारे में ही बता रखा है। सो अगर हम लोग इंडियन एडिटर की बात करें, सो इंडियन एडिटर के द्वारा ये कहा गया है दैट हमारी कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन है वो द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री है। सो गैम्बल का मतलब होता है एक ऐसा टास्क जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। सो हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन था वो हमारे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल है, यानी कि सबसे बड़ा रिस्की एक्शन है, सबसे बड़ा रिस्की जॉब या फिर टास्क है। सो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये लिखा गया कि जो जवाहरलाल नेहरू है, सो वो जीवित रहेंगे टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जवाहरलाल नेहरू जीवित रहेंगे हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का फेलियर होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए। एंड नाउ अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, सो इंडियन सिविल सर्विस के एक ब्रिटिश मेंबर के द्वारा ये क्लेम किया गया, ये कहा गया कि हमारी कंट्री का जो फ्यूचर होगा जो कि एक ज्यादा इनलाइटेंड एज होगा, यानी कि हमारी कंट्री का जो फ्यूचर जनरेशन होगा जो कि ज्यादा एजुकेटेड होगा, सो वे लोग बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग के साथ ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति थे, सो उन सारे मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल के वोटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया जो कि एक मीनिंगलेस टास्क था। सो ये ब्रिटिश मेंबर के द्वारा कहा गया। बट इन सारी डिफिकल्टीज के बावजूद, इन सारे अलग अलग ओपिनियन के बावजूद भी हमारी कंट्री में पहले जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। सो नाउ अब हम लोग पहले जनरल इलेक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं।
सो हमारी कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन था सो उसको 2 बार पोस्टपोन किया जाता है, यानी कि उसको 2 बार टाला जाता है। बट फाइनली अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में हमारी कंट्री में पहले जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। सो हमारी कंट्री का जो पहला जनरल इलेक्शन था सो उसको बेसिकली 1952 का ही इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि जनवरी 1952 में ही हमारी कंट्री के जो ज़्यादातर पार्ट्स में रहने वाले लोग थे सो उन्होंने वोटिंग किया था। सो इसीलिए पहले जनरल इलेक्शन को 1952 का ही इलेक्शन कहा जाता है। पहले जनरल इलेक्शन के पूरे ही टास्क को कंप्लीट करने में लगभग 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। इन 6 महीनों के अंदर में कैंपेन किया जाता है, यानी कि जो अलग अलग पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं वे लोग अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसी टाइम पीरियड के दौरान कैंपेन भी किया जाता है, पोलिंग भी किया जाता है, यानी कि वोटिंग भी किया जाता है, साथ ही साथ वोट्स को काउंट भी किया जाता है। पहला जो जनरल इलेक्शन था पूरे टास्क को कंप्लीट करने में लगभग 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। नाउ अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें कि आखिर हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन था वो किस तरीके का इलेक्शन था। पहला जो जनरल इलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव इलेक्शन था, यानी कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन था पहले जनरल इलेक्शन में। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं था कि पहले जनरल इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही पॉलिटिकल पार्टीज था एंड 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही compete कर रहा था पावर को गेन करने के लिए। ऐसा नहीं था, बल्कि ऑन एन एवरेज हर एक सीट में लगभग 4 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। जो पहला जनरल इलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव जनरल इलेक्शन था। साथ ही साथ अगर हम लोग पहले जनरल इलेक्शन में लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें कि आखिर कितने सारे लोगों ने पहले जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, कितने सारे लोगों ने पहले जनरल इलेक्शन में वोटिंग किया था, ये भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग था। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से आधे से भी ज्यादा जो एलिजिबल वोटर्स थे उन लोगों ने वोटिंग के दिन, इलेक्शन के दिन अपना अपना वोट को दिया था। एंड अगर हम लोग पहले जनरल इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें जब पहले जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स जो कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया था वही जीतता है। जब पहले जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है इवन जितने भी लूजर पार्टीज थे वो लोग भी इस रिजल्ट को फेयर तरीके से एक्सेप्ट करता है कि हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें किसी तरीके का करप्शन नहीं हुआ था, बल्कि बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट हमें आउटकम के बारे में बता रखा है, यानी कि रिजल्ट के बारे में बता रखा है। हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन था जो कि डेमोक्रेसी का एक टेस्ट था, जो कि डेमोक्रेसी का एक एक्सपेरिमेंट था इन अ पोर एंड इलिटरेट कंट्री। उसका क्या आउटकम निकलता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। हमारी कंट्री का जो एक्सपेरिमेंट था विद डेमोक्रेसी वो सारे ही क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों का जो अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग तरीके से जो लोग इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हमारे इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था, हमारे इंडिया में इलेक्शन का जब रिजल्ट निकलता है, जो आउटकम होता है उस रिजल्ट ने सारे क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा ये लिखा गया कि हमारी कंट्री में जो पहला जनरल इलेक्शन है और हमारी कंट्री में जो पहले जनरल इलेक्शन का रिजल्ट निकला उसने सारे ही जो सेप्टिक्स था, यानी कि वे सारे लोग जो कि ये डाउट कर रहे थे कि हमारी कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस करना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, सबसे रिस्की एक्सपेरिमेंट है। ये सारे जितने भी डाउट्स थे इन सारे डाउट्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इनफैक्ट जितने भी क्रिटिक्स थे जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था उन सारे क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इनफैक्ट इंडिया के अलावा, इंडिया के अगर हम बाहर की बात करें, जो फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले लोग थे, जो लीडर्स थे, वे लोग भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए जब इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया। हमारे इंडिया का जो पहला जनरल इलेक्शन था ऑफ 1952 वो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गया। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था, अब कोई भी व्यक्ति ये आर्ग्यू नहीं कर सकता था कि एक पोर एंड इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक पोर एंड इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता है। जब हमारी कंट्री में पहले इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है, जब हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है, हमारी कंट्री के एक्सपेरिमेंट ने, टेस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि इवन अगर किसी भी कंट्री में पॉवर्टी है, किसी भी कंट्री में गरीबी है, अगर किसी भी कंट्री में एजुकेशन की कमी है, अगर किसी भी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वे लोग इलिटरेट है, ऐसे कंट्री में भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जा सकता है। हमारी कंट्री ने ये प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में एग्जिस्ट कर सकता है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस किया जा सकता है। विद दिस हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारी कंट्री का जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज था दैट वाज टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी। किस तरीके से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है, किस तरीके से हमारी कंट्री के लीडर्स ने जो सेकंड चैलेंज था उसको फेस किया, उसको ओवरकम किया। आई होप कि आपको फर्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग के बारे में बता रखा है, यानी कि ये जो पहला जनरल इलेक्शन था इस इलेक्शन में किस तरीके से वोटिंग को कंडक्ट करवाया गया एंड हमारी कंट्री में जो वोटिंग का मेथड है उसमें किस तरीके से चेंजेस आए।
अगर हम लोग आज के टाइम पीरियड की बात करें, आज के टाइम पीरियड के दौरान जो ईवीएम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही वोटिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वोटर्स का जो भी प्रेफरेंस है यानी कि उनका जो भी चॉइस है, उनके चॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है। बट दैट इज नॉट हाउ वी स्टार्टेड, यानी कि ये जो मेथड था, ये जो तरीका था, ये वो तरीका नहीं था जिसके थ्रू हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम वोटिंग को किया गया था, हमारे कंट्री में वोटिंग की शुरुआत हुई थी। नाउ अब हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शन के वोटिंग मेथड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में किस तरीके से वोटिंग को किया गया था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में ये डिसाइड किया जाता है कि हर एक पोलिंग बूथ के अंदर में हम लोग हर एक कैंडिडेट के लिए एक एक बॉक्स को रखेंगे विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ ईच कैंडिडेट, यानी कि हर एक बॉक्स में हर एक कैंडिडेट का इलेक्शन सिंबल होगा। हर एक वोटर को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाएगा एंड वो जो वोटर है वो जिस भी कैंडिडेट को वोट करना चाहता है, उस कैंडिडेट के बॉक्स में उन्हें उन सारे बैलेट पेपर को ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी वोटर है जिसको एक कैंडिडेट को वोट करना है, देन वो जो बैलेट पेपर है, वो बैलेट पेपर वो एक कैंडिडेट के बॉक्स में डालेगा। अगर कोई भी वोटर है जिसको बी कैंडिडेट को वोट करना है, देन वो जो बैलेट पेपर है, वो बैलेट पेपर वो बी कैंडिडेट के बॉक्स में डालेगा। इसी तरीके से जितने भी वोटर्स है, उनको जिन भी कैंडिडेट्स को वोट करना है, उन सारे कैंडिडेट्स के बेसिकली बॉक्स में वे लोग अपने बैलेट पेपर को ड्रॉप करते हैं, यानी कि अपने बैलेट पेपर को डालते हैं। जब पहले जनरल इलेक्शन को किया जाता है, इस पर्पस को करने के लिए लगभग 20 लाख स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये जो पहला मेथड था, ये पहला मेथड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। हर एक कैंडिडेट के लिए एक एक स्टील के बॉक्सेस को रखना, ये फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। इसीलिए फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन के बाद इस मेथड को चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड जनरल इलेक्शन में इसी मेथड को फॉलो किया जाता है, बट उसके बाद दूसरे मेथड को फॉलो किया जाता है। पहले 2 जनरल इलेक्शन के बाद ये जो मेथड था, इसको चेंज कर दिया जाता है। अब कौन से मेथड को यूज किया जाने लगा? अब बेसिकली एक बैलेट पेपर को प्रिपेयर किया जाने लगा एंड उस बैलेट पेपर में ही एक साइड में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा एंड दूसरे साइड में उन सारे कैंडिडेट्स के सिंबल्स को बनाया गया। कोई भी वोटर जिस भी कैंडिडेट को वोट करना चाहता है, सिंपली उन्हें इस बैलेट पेपर में ही जो भी कैंडिडेट का नाम है, उस कैंडिडेट के नाम के ऊपर एक स्टैम्प को लगाना है जिसको भी वो वोट करना चाहता है। ये नेक्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड था, जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड को लगभग 40 इयर्स तक यूज किया जाता है। 40 इयर्स तक इसी मेथड में वोटिंग किया जाता है। बट जब 1990s का जो टाइम पीरियड था, जब 1990s का जो डिकेड था वो खत्म हो रहा था, एट द एंड इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्टार्ट करना यूज कर दिया। 2004 तक पूरा ही जो कंट्री था, पूरे ही कंट्री में ईवीएम को ही यूज किया जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ही यूज किया जाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हर एक कैंडिडेट का नाम रहता है विद देयर सिंबल, और साथ ही साथ साइड में एक बटन भी रहता है। जिस भी वोटर को जिस भी कैंडिडेट को वोट करना है, देन वो सिंपली उस कैंडिडेट के नाम के सामने जो भी एक बटन है, सिर्फ और सिर्फ उनको वो बटन को ही प्रेस करना है एंड वोटिंग हो जाएगा। 2004 के बाद से पूरे कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज किया जाने लगा फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। ये सारे पॉइंट्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दिस हमने वोटिंग मेथड के बारे में भी जान लिया। हमारे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट, देन प्लीज कमेंट मी डाउन। एंड अगर आपको ऐसे ही डिटेल में फर्स्ट चैप्टर को भी समझना है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा है, देन फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से डिटेल में समझना है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी नोट्स, देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।